अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर के अंदर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। बस इसमें दो चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं हमारे पास। एक हमने पढ़नी है एफिशिएंसी, ठीक है, और एक हमने पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एफिशिएंसी को पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एफिशिएंसी। ठीक है जी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या चीज होती है? तो देखिए, हम जब किसी भी मशीन से किसी भी मशीन को कुछ इनपुट एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो इस इनपुट एनर्जी को ये मशीन हमारे पास हमारे यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, इसलिए हम उसको कहते हैं यूजलेस आउटपुट। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में कोई मशीन कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंट इनपुट एनर्जी का यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसको हम उसकी एफिशिएंसी कंसिडर करते हैं। ठीक है, हाउ मच हाउ मच परसेंट और हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट हैज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल आउटपुट, दैट इज कंसिडर एज द एफिशिएंसी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज amount of useful output the amount of useful output the amount of useful output given by the machine the amount of useful output given by the machine with respect to the with respect to the with respect to the input with respect to the input, it's considered as the is considered as the efficiency of the machine। ठीक है, एफिशिएंसी का जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, एफिशिएंसी का सिंबल ही इस तरीके का एन होता है, जिसको हम ईटा बोलते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, यूजफुल आउटपुट पावर इनपुट पावर में, ठीक है, उसका रेशियो, और ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आता है तो उसको परसेंटेज की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जब भी कोई मशीन वर्क करती है तो कुछ ना कुछ फॉर्म को वो नॉन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती ही करती है। कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें नॉन यूजफुल फॉर्म में वेस्ट होती ही होती है। ठीक है जी, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिंपली ये रेशियो है, तो इसलिए इसका किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज एफिशिएंसी। इसको एक डायग्रामिक फॉर्म में हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इनपुट पावर जिसका हम सिंबल पी आई बना लेते हैं, ठीक है, पी ओ, दिस इज यूजफुल आउटपुट पावर, ठीक है, पीओ हमने आउटपुट यूजफुल का बनाया और पी डब्ल्यू हमने किसका बनाया, वेस्टेड या नॉन यूजफुल जिसको हम कह सकते हैं वेस्टेड पावर, ठीक है जी। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू पी ओ अपॉन पी इन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को वेस्टेड पावर की फॉर्म में हमें लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसको भी जरा समझ लीजिएगा। अगर ये फॉर्मूला हमें वेस्टेड पावर की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो हमें पता है कि पी इन बराबर है पी ओ प्लस पी डब्ल्यू के, ठीक है। तो पी ओ बराबर हो जाएगा पी इन माइनस पी डब्ल्यू के। इसी इक्वेशन में जो हमने नीचे लिखी है इसमें हम पी ओ की जगह ये वैल्यू अगर हम लगा दें तो दिस विल बिकम ईटा इज इक्वल टू पी इन माइनस पी डब्ल्यू अपॉन पी इन, इनका मैंने नहीं लिखा है, इनको मिटा देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 100। एलसीएम को हम ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम जब ब्रेक हो जाएगा तो पी आई एक साइड पे आ जाएगा और माइनस, सॉरी दिस विल बी माइनस नॉट इज इक्वल्स, माइनस पी डब्ल्यू अपॉन पी आई इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वेस्टेड एनर्जी की फॉर्म में पावर का फॉर्मूला आना चाहिए, कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस पी डब्ल्यू अपॉन पी इन, ठीक है, इंटू 100। ब्रैकेट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों तरीकों से आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलो। एफिशिएंसी क्या चीज होती है? एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि कोई भी मशीन कितनी एनर्जी को या कितनी पावर को हमें यूजफुल फॉर्म में देगी। जब भी हम किसी मशीन को कोई एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेती है। पहली बात तो ये, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा पावर होती है। और फिर जब हमें आउटपुट देती है तो वो आउटपुट देने में भी कुछ टाइम लगता है, तो वो
आउटपुट एनर्जी भी एक्चुअली पावर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है। यानी एनर्जी की कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हमेशा होती है, कुछ ना कुछ वक्त लगता है किसी भी चीज की एनर्जी की कन्वर्जन के अंदर। अब कोई एनर्जी मशीन कितनी परसेंट एनर्जी को या कितने परसेंट पावर को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और कितनी वेस्ट करती है, उसको हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। दुनिया में कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो 100% हमें पास यूजफुल पावर में देती है हमें परफेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं, कोई मशीन नहीं है। एक पानी का पंप भी हम लगाते हैं जिससे हमें वर्क करवाना है कि हमने पानी को पोटेंशियल एनर्जी देनी है, एक हाइट पे चढ़ाना है, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो पंप जो है वो हीट की और साउंड की फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास हमेशा जो है वो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की हमेशा कम रहती है। एक क्वेश्चन कीजिएगा जरा इसका। अच्छा, डेरिवेशन भी मैं चलो एक दफा बता देता हूँ दोबारा। डेरिवेशन में हमने क्या किया है कि हमने पहले सिंपल फार्मूला लिखा एफिशिएंसी का, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। फिर हमने ये फार्मूला लिया, उसके बाद हमने कहा कि जो इनपुट होता है वो किसके बराबर होता है, तो इनपुट बराबर होता है आउटपुट यूजफुल जो होता है और वेस्टेड जो होता है। यानी फिर हमने पी आउट को सब्जेक्ट बना लिया, इस डब्ल्यू को हम उस साइड पे जब लेके गए तो ये हो गया पी इन माइनस पी आउट। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था पी आउट, उसकी जगह पी इन माइनस पी डब्ल्यू रख दिया, तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप आ गया। फिर उसके बाद हमने एलसीएम को ब्रेक किया तो ये पी इन दोनों के नीचे चला गया, पी इन अपॉन पी इन और पी डब्ल्यू अपॉन पी इन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर 1 बचेगा और यहाँ बचेगा पी डब्ल्यू अपॉन पी इन। यानी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया वो आया 1 माइनस पी डब्ल्यू अपॉन पी इन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी की डेरिवेशन हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है जी, जो एक वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, 20 मीटर्स। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर 20 मीटर्स की हाइट से जो है वो पानी को खींचती है। ठीक है, ये हाइट आपको गिवन है। ठीक है, पर डे, ठीक है जी, ये 20,000 kg वाटर पर डे खींचती है। ठीक है जी, 20,000 kg वाटर पर डे ये ऊपर की तरफ खींचता है, ये पानी निकालता है मोटर। ठीक है, इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 70%। एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज 70%। हाउ मच, बल्कि इसको हाउ मच नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू द मोटर। मोटर को हमने कितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी, देखिए हम मोटर को दे रहे होंगे एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को ये पोटेंशियल एनर्जी में और उसकी पर डे के हिसाब से पावर में कन्वर्ट कर रही होगी। ठीक है, पानी को खींचने में, लेकिन उसमें से
जो हम इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं उसमें से सिर्फ 70% जो है वो ये पानी को ऊपर की तरफ खींचती है और 30% को ये वेस्ट कर देती है हीट की, साउंड की फॉर्म में। तो सवाल ये है कि अगर ये मोटर 20 मीटर बिलो द ग्राउंड से, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक से 2000 केजी वाटर पर डे खींचती है, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि आपने इस मोटर को कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड की होगी जब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 70%। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको एफिशिएंसी n गिवन है, आपको पी इन निकालना है और पी आउट आपको कैलकुलेट करना है। बाय द वे यहाँ पे यूजफुल आउटपुट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद आप पी इन की वैल्यू को जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो पर डे का मतलब है ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, दैट इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। वैसे अगर हमें पी आउट निकालना है तो पी आउट बराबर होगा एम जी एच अपॉन टी के, और ये जो आपको चीज गिवन है दिस इज एक्चुअली एम अपॉन टी, 2000 केजी पर वाटर पर डे। तो मास पर यूनिट टाइम, पर डे मींस ये टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मास हमें पता है, ग्रेविटी पता है, हमें हाइट भी पता है, तो हम पी आउट की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी आवर पी आउट, ये कह रहा है पी आउट बराबर होगा 2000 केजी पर डे। तो 2000 को पर डे को सेकंड्स में पहले बाय द वे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2000 ये एक दिन में करता है, ठीक है, 24 घंटों में। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो ये जो 20,000 है, सॉरी 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, और 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये तो मास पर यूनिट टाइम ये क्वांटिटी हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। तो हमें इस मोटर की यूजफुल आउटपुट पावर मिलेगी, जितना ये एक्चुअल में मोटर वर्क कर रही है पर डे, उसको हम निकाल लेंगे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस पी आउट, पी आउट की क्या वैल्यू आ रही है? 46 आ रही, 45.4 आ रही है, क्या आ रही है? 45.4 आ रही है। पी आउट आ रहा है हमारे पास 45.4, ठीक है, वॉट्स। 45.4 वॉट्स आ रहा है। अब इसमें से अब हम इक्वेशन लगा लेंगे ये वाली सिंपली, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी 70% है, ऑब्वियसली 100 से हम पहले ही इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड बाय 100.7 हो जाएगा। पी आउट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 45.4, और पी इन हमें निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, आपने पी इन को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो पी इन किसके बराबर होगा, 45.4 डिवाइडेड बाय 0.7, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 65 आ रही है। 64, मतलब अप्रोक्सीमेटली 65 वॉट्स। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी पावर कितनी है, 65 वॉट्स है, ठीक है। सर ये आपने एमजीएच ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि P out पानी ऊपर की तरफ खींच रही है ना, तो पानी ऊपर की तरफ खींच रही है, तो हम एक्चुअल में वाटर से क्या यूजफुल वर्क करवा रहे हैं। यूजफुल वर्क क्या करवा रहे हैं, यूजफुल कौन सी एनर्जी है हमारी, यूजफुल क्या एनर्जी है हमारी, पानी को तो हाइट पे पानी को ऊपर चढ़ाना। खींच रहे हैं, हाँ, तो पानी को ऊपर खींचना मतलब पानी को कौन सी एनर्जी देना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। बस, तो इसलिए एमजीएच का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। सही। अच्छा अच्छा, लेट्स वाइंड इट अप, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्क। सर कॉपी करने दें। अच्छा, कर लें।
हो गया कॉपी हामिस? यस सर। So let's move on to वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ अब चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? देखिए हमारे पास सबसे पहले होती है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी, क्या पूछ रहे भाई? कॉपी नहीं हुआ? अच्छा, हाजिरा करने कॉपी। अच्छा जी, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है जरा समझिएगा। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स जिसमें अगर हम वर्क करें तो वो वर्क उसके पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लिफ्ट किया, ठीक है, हमने इस पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया, इसको लिफ्ट कर दिया 1 kg ब्लॉक को इस हाइट से इस हाइट तक, ए से बी तक, लेट से कितनी हाइट 1 मीटर्स, और ग्रेविटी को भी अगर मैं लेट से 10 ले लूं, सिंपल चीजें कर दूं, तो मैंने इसको कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दे दी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 जूल्स की एनर्जी दे दी। सिंपल एज दैट। ओके, अच्छा जी, तो मैंने जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया उसकी वजह से इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? 10 जूल्स की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा, इसी ब्लॉक को अगर मैं इस हाइट पे ही, सेम हाइट पे यूं लेके जाऊं, यूं डांस करवाते हुए, ठीक है, तो यूं ले जाने से बताइए कितनी एनर्जी मैं इसमें स्टोर करूंगा? सर उतनी ही होगी। कितनी होगी? तो ये डांस कराने का कोई फायदा नहीं होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। डिस्टेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा। डिस्टेंस तो होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें डिस्टेंस हाइट होगा। मेजर करनी है। हाँ, हमें हाइट मेजर करनी है, एक्चुअल में हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, वो क्या रहेगा? क्या वो चेंज हो जाएगा या वो सेम रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर। वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की क्या पहचान होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हैं या कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करती है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। वो रास्ते पे पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इस पॉइंट को जरा सर नोट कीजिएगा। जी बोले। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिखवा दें पूरा। मैं लिखवा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स इज सच फोर्स conservative force is such force conservative force is such force in which the work done
the work done is independent. The work done is independent. The work done is independent to the path. वर्क डन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है पाथ के रास्ते के। ठीक है भाई, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ। मतलब यही वाली एग्जांपल ना कि उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लेंगे, यही कह रहे हैं हाँ, सर? डायरेक्ट हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, रास्ते का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उसके। सर लेकिन ये हमें से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमें से एक बात example बताओ, जो gravity- एक सेकंड यार, ये बोलने तो दो मुझे यार, एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे एक पहले बात आप ये बताइए कि अगर हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे होते तो फ्रिक्शन के ऊपर हमारा वर्क डन जो है वो क्या पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सीधा यूं लेके जाएं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, या उसी ऑब्जेक्ट को यूं करके लेके जाएं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो किस केस में ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, पहले वाले में या पहले सेकंड वाले वाले? में, पहले वाले में। ज्यादा एनर्जी का लॉसेज किस में होगा? सर वो पहले वाले के अंदर होगा ना, जिसके अंदर फ्रिक्शन हो रही है। नहीं, दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों में अच्छा। फ्रिक्शन फोर्स है, फिर दूसरे वाले में दोनों में, तो दूसरे वाले में, दोनों में, दूसरे वाले में ज्यादा होगा फिर। दूसरे वाले में, क्योंकि रास्ता लंबा है तो ज्यादा देर तक फ्रिक्शन काम करेगी तो ज्यादा देर तक एनर्जी का लॉसेज होगा ना। जी जी जी, यस। तो फ्रिक्शन को हम फिर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि इसमें अच्छा। जब हम वर्क करेंगे तो इसका वर्क उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। सही सही सही। मतलब कंजर्व का मतलब एनर्जी का उसके अंदर स्टोर होना या किसी तरीके से हाँ, लगना। कंजर्व एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। इसको चलिए, कॉपी चलिए। करें, एक सेकंड, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने क्या लिखा है? कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें वर्क डन उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। द फोर्स इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो सवाल ये एक छोटा सा हमारे पास उठ जाता है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पाथ के डिपेंडेंट नहीं होता तो वो फोर्स फिर कर क्या रही होती है? What is the purpose of that force? जी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता उसका वर्क, तो उस फोर्स का फिर क्या फायदा क्या होता है? तो आंसर ये है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में काम करती है तो उस सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं आता। ठीक है,
जैसे कि एक पॉइंट नोट कीजिएगा, when work is done by the conservative force, सुन रहे हैं भाई, सारे सो गए? यस सर, बोले। when work is done by the conservative force, when work is done by conservative force, there is no change in total mechanical energy of the system. There is no change in total mechanical energy of the system. The work done by the conservative force just converts kinetic into potential. The work done के बाद क्या बोला? The work done by the conservative force just converts kinetic into potential and potential into kinetic. देखिए, किसी भी वक्त टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की किसके बराबर होती है? किसी सिस्टम की आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? तो उसको निकालने के लिए उस पॉइंट पे हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे? सिंपली, हाँ भाई, एड अप करेंगे तो हमें सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो कंजर्वेटिव फोर्स के काम करने से सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। वही बात जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ था, वही वाली बात हो रही है। जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है, कंजर्वेटिव फोर्स मींस इंटरनल फोर्स, जो सिस्टम के अंदर से लगती है, घर के अंदर अंदर जो होती है। जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है, वही बेगम ने काम किया, आपकी दराज में से पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो लेकिन ये क्या होगा, सिस्टम में, घर में टोटल पैसे सेम रहेंगे। हाँ, एक के पास से जाएंगे दूसरे के पास आ जाएंगे, या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। दैट इज एक्चुअली वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल भी कराता हूँ, एक मिनट। And removing Liaquat, Tanzil, Mahavir, Afaq, Asim, Nazir, Nurullah, Ramesh, and others who are not keeping their videos turned on. I cannot tell you again and again to keep your videos turned on. अब आपने बोला, ठीक है? मेरे कहने की बात दोबारा करो। ऐसी सेटिंग कीजिए कि जैसे आप बोलना शुरू करें कैमरा ऑन होता है, जब खामोशी है तो कैमरा ऑफ होता है। ऐसी सेटिंग जिसके मैंने नाम लेना है उसकी बात कर जी। अच्छा, ठीक है। आप अमन, आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? साथ में कौन बैठा हुआ है आपके? किस दोस्त को बुलाया है?
अच्छा जी, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, कंसीडर कीजिए हमारे पास एक बॉल है जो एक ग्राउंड से एक हाइट के ऊपर है एंड दैट हाइट इज h। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं इस बॉल को लीव करूंगा, यहां से ड्रॉप करूंगा, तो ये किस तरफ जाएगी? डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसकी डाउनवर्ड होगी क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी। ओके, अच्छा, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी यानी ग्रेविटी इस पे वर्क करेगी, यानी ग्रेविटी अगर वर्क करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी? किस में कन्वर्ट करेगी? Kinetic. काइनेटिक। और सिस्टम में नो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस ना होने का मतलब है किसी किस्म का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये इस वक्त स्टार्टिंग में रेस्ट की स्टेट में थी। अगर ये रेस्ट में थी तो स्टार्टिंग में इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 0. जीरो। कितनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी? मैक्सिमम mgh मैक्सिमम, क्योंकि कितनी हाइट पे है? h हाइट पे, और कितना मास है इसका? m का मास है। ठीक है, यानी इस पॉइंट के ऊपर इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? MGH. mgh। सिंपल एज दैट। मैं जब बॉल को ड्रॉप करूंगा तो ये बॉल नीचे जाएगी और लेट से यहां पहुंच जाएगी। इस वक्त ये बॉल ग्राउंड से अब कितना ऊपर है? x। कितना ऊपर है? x। ठीक है, अच्छा, जब ये यहां पहुंचेगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, यानी इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और कौन सी एनर्जी भी होगी? कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो इस पॉइंट के ऊपर होगी वो कितनी होगी बाय द वे? mg h माइनस एक्स, h माइनस एक्स होगी। एग्री करते हैं सारे इससे? क्योंकि हाइट हमेशा ग्राउंड से नापी जाती है। दिस इज h माइनस एक्स। ठीक है जी, और यही इस सिस्टम की इस वक्त क्या होगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आ नहीं रहा ठीक से। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 mv स्क्वायर प्लस mg h माइनस एक्स। ठीक है जी, और यही इस वक्त क्या होगी? सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सही है? हाँ भाई, एग्री करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, तो ये जो इस वक्त जो मैंने, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वैल्यू इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, लेट्स सी, ये बताइए कि जब ये बॉल ऊपर से गिरी तो किसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 फाइनल वेलोसिटी कितनी है? है v है इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और सॉरी ये x नहीं होगा, ये x है, सॉरी x डिस्टेंस गिरी है तो ग्राउंड से फिर h माइनस एक्स ही हो जाएगा। अच्छा, कितना डिस्टेंस ये फॉल हुई है? कितना डिस्टेंस इसने फॉल किया है? x का डिस्टेंस फॉल किया। टाइम का कोई जिक्र नहीं है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन जहन में आती है? 2s. मैंने यूज कर दी v इसकी ये वाली वेलोसिटी होगी जिस पे ये इस वक्त है, लेट से पॉइंट a b के ऊपर। ठीक है, v इसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल कितनी है? 0 2। बताइए कितनी एक्सेलरेशन हुई होगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर? 9.81. यानी ग्रेविटी के बराबर। और कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? x का। अगर इस v की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में लगाऊं ऊपर वाली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m 2gx प्लस ये mg जब ब्रैकेट से खुलेगा तो ये हो जाएगा mgh और माइनस mgx, है ना, क्योंकि mg दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये टू कैंसल आउट हो जाएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी? mgx प्लस mgh माइनस mgx। ये दोनों में क्या होंगे? इस वक्त भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी ही है?
सर mgh के बराबर है। तो इसका मतलब है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी mgh अभी भी कितनी है? सेम। बस कुछ पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा किस में कन्वर्ट हो गया है? काइनेटिक। काइनेटिक में। ये किसकी वजह से हुआ है काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि ग्रेविटी ने इस पे वर्क किया है। ग्रेविटी ने अगर इस पे वर्क किया है तो ग्रेविटी ने वर्क करने से सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स हुई या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई? कंजर्वेटिव। बस। कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम में जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। वही मोमेंटम वाली कहानी, इंटरनल और एक्सटर्नल वाली। अगर इंटरनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। हाँ, बस एनर्जी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? क्लियर हुई है चीज? यस सर, क्लियर है। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी के अलावा भी कोई और चीज हो सकती है क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होती है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड में। सही है, जो डेरिवेशन आपने करवाई है इस तरह की आ सकती है? आ तो सकती है। ठीक है, चैप्टर वैसे खत्म हो गया है साहब, चैप्टर फिनिश हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया हमारा चैप्टर। सर जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो फिर सेम क्यों रह रही है मैकेनिकल एनर्जी? बेटा तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे पर्स से 500 रुपए ले लिए, तुम्हारी जेब में 1000 रुपए थे, 500 रुपए उसने ले लिए, ठीक है, तो तुम्हारे पास से पैसे कम हुए नहीं हुए? सर बेगम ही नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड है, चलो गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई नहीं हो गए कम। कमा रहे हैं। है कम हुए कि नहीं हुए? 500 हुए कम, ठीक है। लेकिन ये बताओ अगर तुम दोनों को मिला के दोनों के पैसे काउंट किए जाए तो कितने होंगे? 1000 ही होंगे ना। अब वो बैठा हुआ सोच रहा है यार मेरी गर्लफ्रेंड तो 500 रुपए लेती नहीं है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। अच्छा, उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। अच्छा जी, ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और उसमें फिर हम लोग कुछ ईयरली क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। इस डेरिवेशन को छापने के बाद आप लोग लीव कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। जी हो गया भाई, कॉपी बंद कर दो इस मीटिंग को। किसी का रह तो नहीं गया? चलें।